सीक्वेंसिंग, जिसके बारे में आप इतना सुन रहे हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है और RT-PCR टेस्ट से भी ओमिक्रॉन की मौजूदगी का क्या सिग्नल मिल सकता है। भारत में ओमिक्रॉन के संदिग्ध मरीज मुंबई से लेकर दिल्ली तक हैं, लेकिन पुष्टि केवल कर्नाटक के मरीजों में हो सकी है, क्योंकि ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि के लिए वेरिएंट के जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत होती है। भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत कम केंद्रों पर होती है, लेकिन दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण और LBS अस्पतालों में जीनोम सीक्वेंसिंग की 2 मशीनें लाई गई हैं। अब दिल्ली के पास अपनी एक नहीं दो ऐसी मशीन्स और लैब्स हैं जहां पर कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकती है। तो कोरोना वायरस देश में फैल तो रहा है, लेकिन वायरस का कौन सा प्रकार फैल रहा है उसको पता लगाने का काम ये जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए होता है, और वो काम ये मशीन करेगी। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार हैं। सर, ये जो मशीन है, अगर लोगों को हम आम भाषा में समझाएं कि ये क्या बताती है और कितनी अहम है ये मशीन। सीक्वेंसिंग के जरिए ही सीक्वेंस के बाद ही हमें पता चलता है कि कोविड का कौन सा वायरस अभी करंटली सिटी में या आपके जो भी सराउंडिंग है वहाँ पर है। तो पहले हम पेशेंट्स का RT-PCR करते हैं, RT-PCR के बाद उसका RNA निकालते हैं, RNA के बाद वो यहाँ पे सीक्वेंसिंग के लिए आता है। दावा है कि इन मशीनों की मदद से एक दिन में 10 सैंपल्स की जांच की जा सकती है, लेकिन इसकी क्षमता बढ़ाई जाए तो एक दिन में 30 से 40 सैंपल्स की जांच की जा सकती है, लेकिन फिर पूरी रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन का वक्त लग ही जाता है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के पूर्व निदेशक डॉक्टर NK गांगुली बताते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। जीनोम टेस्टिंग ये होती है कि इसमें आप RNA निकालते हैं, वायरस का RNA एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे फिर RT-PCR रिवर्स PCR करते हैं, जो कि उसकी न्यूक्लिक एसिड की सिग्नेचर होती है। इसको जब आप पूरी सीक्वेंसिंग करते हैं, सीक्वेंस की मशीन होती है, इनमें बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिससे कि यूरेनिन, थाइमिडीन, साइटोसिन इस तरह से गुआनिन इस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इससे ये बनते हैं। तो इनकी सीक्वेंसिंग की जो प्रतिलिपि होती है उसको हम सीक्वेंसिंग सिग्नेचर्स कहते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में जो मशीनें लगी हैं वो रिसर्च और सर्विलांस के लिए हैं, लेकिन अब दिल्ली में ओमिक्रॉन के संदिग्ध मरीजों की मौजूदगी के बाद इन मशीनों की अहमियत बढ़ गई है। ये जो डेटा है, इसको क्या हम लोग समझ सकते हैं कि क्या है, ये क्या बता रहा है? हम लोग को उतना समझ में नहीं आएगा, हमको ही पूरा इंटरप्रेट करना पड़ता है कि कौन सा म्यूटेशन आया है, उसमें कैसे वेरिएंट आया है। तो पहले इसको हमको कंपेयर करना पड़ता है, जो वुहान में आया है उस सीक्वेंस से हमको कंपेयर करना पड़ता है। ये ओरिजिनल वायरस है क्या है वो है पता करेंगे। फिर जो अल्फा अभी चेंज हो गया है ना, WHO ने चेंज कर दिया वेरिएंट्स को, अल्फा कर दिया, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो इंडिया का जो वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट है, उसमें क्या चीज़ है वो हम इसमें पता चल जाएगा। जाहिर है जीनोम सीक्वेंसिंग करने में काफी वक्त और संसाधन की जरूरत है, लेकिन ओमिक्रॉन को जिस तरीके से बेहद तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है, उसमें अगर किसी को कोविड संक्रमण का शक हो तो ओमिक्रॉन के शुरुआती संकेत RT-PCR टेस्ट से भी मिल सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान के संकेत RT-PCR टेस्ट में भी मिल सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओमिक्रॉन वायरस की जीन्स में से S जीन अगर गायब मिल रहा है तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की आशंका बढ़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि PCR टेस्ट करने वाले ज्यादातर लैब्स को पता चल जाता है कि वायरस के 3 जीन्स में से एक जीन का पता नहीं चल रहा। इसे S जीन ड्रॉप आउट या S जीन टारगेट फेल्योर कहा जाता है, और ये ओमिक्रॉन के संक्रमण का संकेत हो सकता है। हालांकि अब इसे लेकर भी चर्चा चलने लगी है कि भारत में जिन टेस्ट किट्स के जरिए जांच की जा रही है वो जांच के दौरान वायरस की S जीन को टारगेट करते हैं या नहीं। शिवांक मिश्रा के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। ओमिक्रॉन भारत पहुंच चुका है, फैलने का खतरा भी है। ऐसे में 2 बातें याद रखना जरूरी है। एक तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए, और दूसरा अगर संक्रमण की आशंका हो तो RT-PCR जांच कराना है और क्वारंटीन होना है, क्योंकि अभी दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर्स को भी ये बात नहीं पता कि इस ओमिक्रॉन
वेरिएंट का असर क्या होगा। वैसे पिटोरिया से एक दिन पहले खबर ये आई थी कि छोटे बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण अफ्रीका से यूरोप के फ्रांस तक पहुंच चुका है। एशिया के जापान में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिल चुका है। सिंगापुर में ओमिक्रॉन की आहट सुनकर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज कर दी गई है। कोवैक्सीन से लेकर एस्ट्राजेनेका तक और फाइजर से लेकर मॉडर्ना तक वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां दावा कर रही हैं कि उनकी वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी प्रभावी है और कोरोना के इस वेरिएंट की दहशत का फायदा उठाकर चीन दक्षिण अफ्रीका को वैक्सीन देना भी शुरू कर चुका है। और ये सब हो रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस अलर्ट के बाद जिसमें ओमिक्रॉन को बेहद संक्रामक वेरिएंट बताया गया। The emergence of the highly mutated Omicron variant underlines just how perilous and precarious our situation is. Indeed, Omicron demonstrates just why the world needs a new accord on pandemics. Our current system. विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऐलान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मानते हैं कि इसकी चपेट में आने से बचना मुश्किल है, इसीलिए बचाव की तैयारी कीजिए। Fully vaccinated booster person is the most protected against COVID. Do not wait. Go get your booster if it's time for you to do so. ओमिक्रॉन के संक्रमण को लेकर दुनिया में दहशत तो है, लेकिन साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की डॉक्टर एंजेलिका कोएजी का कहना है कि ओमिक्रॉन संक्रमण के गंभीर नतीजे नहीं हैं। डॉक्टर कोएजी दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के शुरुआती मरीजों का इलाज कर चुकी हैं। इनके मुताबिक ओमिक्रॉन का संक्रमण 40 साल से कम उम्र के लोगों में देखा गया था, जबकि अब पता चला है कि पिछले हफ्तों में दक्षिण अफ्रीका में 2 साल से छोटे बच्चों और बुजुर्गों का हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस के मुताबिक श्वान इलाके में जहां ओमिक्रॉन का एपिसेंटर है, वहां कुल हॉस्पिटलाइजेशन में 2 साल से छोटे बच्चों की संख्या करीब 10% तक है। प्रिटोरिया में 2 साल से छोटे 52 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जो कोविड पीड़ित हैं, और 1 बच्चे की मौत भी हो चुकी है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि बच्चों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही संक्रमण था या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।